दोस्तों, आयुष एक ऑटो गाड़ी चालक है। वह अपनी ऑटो गाड़ी चलाकर अपना गुजारा करता है। एक दिन अचानक ट्रैफिक पुलिस उसे रोक लेती है और कहती है, तुमने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, तुम्हें जुर्माना भरना पड़ेगा। आयुष सवाल करता है, मैंने कौन से ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है, कृपया बताएं। पुलिसकर्मी जवाब देते हैं, या तो जुर्माना भरो वरना हमारे साथ थाने चलो। थाने का नाम सुनते ही आयुष बिना डरे कहता है, मैं जुर्माना नहीं भरूं, मुझे थाने ही ले चलो। दरअसल उस थाने में उसकी पत्नी, जिसका नाम आशा है, 2 दिन पहले डीएसपी के पद पर नियुक्त हुई थी। आयुष ने ऑटो गाड़ी चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। उसे विश्वास था कि उसकी पत्नी उसकी मदद करेगी और यह पूछेगी कि उसने कौन से ट्रैफिक नियम तोड़े हैं। थाने पहुंचने के बाद आयुष को एक कुर्सी पर बैठा दिया जाता है। उधर डीएसपी आशा फोन पर किसी से कह रही थी, इस तरह जानकारी निकालने की कोशिश मत करो, किसी को पद क्या मिल गया, तुम लोग हर जगह मेरा नाम इस्तेमाल करने लगे, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। थाने में डीएसपी आशा फोन पर किसी को फटकार लगा रही थी, किसी को जरा सा पद क्या मिल गया, हर जगह मेरा नाम इस्तेमाल करने लगे, आगे से मुझसे ऐसी उम्मीद मत रखना। इसके बाद वह बाहर आती है और कांस्टेबल से पूछती है, इसे क्यों पकड़ कर लाए हो। कांस्टेबल बल जवाब देता है, मैडम, इसने ट्रैफिक नियमों का उल्लंघन किया है और जुर्माना देने से मना कर रहा है। इतना सुनकर आयुष आशा भरी निगाहों से अपनी पत्नी की तरफ मुस्कुराता है, ये सोचकर कि अब वह उसकी मदद करेगी। लेकिन तभी उसकी पत्नी डीएसपी आशा सख्त लहजे में कहती है, अगर यह जुर्माना नहीं दे रहा है तो इसका ऑटो जब्त कर लो और इसे यहां से भगा दो। आयुष ये सुनकर हैरान और परेशान हो जाता है। उसकी आंखों में वह सारे पल घूमने लगते हैं जब उसने अपनी ऑटो चलाकर अपनी पत्नी को पढ़ाया लिखाया और इस काबिल बनाया था। आज उसी पत्नी ने उस ऑटो को जब्त करने का आदेश दे दिया था, जिसकी वजह से वह डीएसपी बनी थी। आयुष मायूस होकर आशा की तरफ सूखी आंखों से देखता है। उसकी पत्नी बिना किसी भावना के हवलदार से कहती है, जल्दी से इसे यहां से निकालो और इसका ऑटो जब्त कर लो, कल ये कोर्ट से छुड़वा लेगा। आयुष था से भारी कदमों के साथ बाहर निकलता है। उसकी आंखों में आंसू थे और चेहरा मायूसी से भरा हुआ। धीरे धीरे अपने घर की ओर चलता हुआ वह रास्ते में सोचता है, जिस दिन मैंने आशा को पढ़ाना लिखा शुरू किया था तो वह बड़े ही जोश से कहती थी, जब तक मैं किसी अच्छी पोस्ट पर नहीं पहुंच जाती तब तक तुम मेहनत करते रहो, फिर तुम्हें किसी चीज की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आज वही आशा मेरे साथ ऐसा बर्ताव कर रही है। आयुष के घर में उसकी पत्नी आशा, 6 साल का बेटा रोहन और उसकी बुजुर्ग माँ रहती थी। उसकी माँ इतनी उम्र दराज हो चली थी कि घर के कामकाज में भी मुश्किल होती थी। आयुष जब घर पहुंचता है तो उसकी मायूसी साफ झलक रही थी। वह सीधे अपनी माँ के पास जाता है और उन्हें सारी बात बताता है। आयुष कहता है, माँ, आशा तो इतनी बदल गई है कि उसने मुझे पहचानने से भी इनकार कर दिया और मेरा ऑटो, जिसे चलाकर मैंने उसे पढ़ाया और डीएसपी बनाया, वही ऑटो गाड़ी उसने जब्त करवा लिया। आयुष की आंखों से बहते आंसू देखकर उसकी माँ का दिल पसीज जाता है। वह कहती है, बेटा, जो इंसान अपने बीते वक्त और संघर्षों को भूल जाए वह अपने भविष्य में कभी सुखी नहीं रह सकता। तुम्हारी मेहनत जाया नहीं जाएगी, ईश्वर सब देखता है। आयुष माँ की बातों से थोड़ा दिलासा पाता है, लेकिन आशा का बदला हुआ व्यवहार उसे भीतर तक तोड़ चुका था। आयुष की माँ उसकी बात सुनकर गहरी सांस लेती है और कहती है, बेटा, तुम्हें वह दिन याद होगा जब आशा की शादी तुम्हारे साथ हुई थी। शादी के तीसरे चौथे दिन ही उसने कह दिया था कि तुम लोगों ने मेरी पढ़ाई लिखाई की जिम्मेदारी लेने की हामी भरी है, तो अब मेरा पढ़ाई का खर्चा उठाना तुम्हारा फर्ज है। उस वक्त घर की हालत ठीक नहीं थी, लेकिन उसने जबरदस्ती हमसे अपनी पढ़ाई पूरी करवाई। ये बात याद करके आयुष और उसकी माँ दोनों गहरी चिंता में डूब जाते हैं। इधर आयुष का बेटा रोहन अपनी दादी के साथ ज्यादा समय बिताता था, क्योंकि उसकी माँ आशा को पढ़ाई लिखाए और अपने करियर में इतनी व्यस्तता थी कि वह बेटे के लिए समय नहीं निकाल पाती थी। इस वजह से रोहन अपनी दादी के साथ खेलता हंसता और सोता। वह अपनी दादी से बेहद लाड करता था और दादी भी उसकी हर छोटी बड़ी खुशी का ख्याल रखती थी। आज जो अब डीएसपी बन चुकी थी, सरकारी क्वार्टर
में रहती थी। उसके ऑफिस से घर की दूरी काफी ज्यादा थी और उसे सरकारी क्वार्टर ऑफिस के पास ही मिला हुआ था, इसलिए वह ज्यादातर समय उसी क्वार्टर में बिताती थी। घर आना जाना उसके लिए कम हो गया था और इस वजह से परिवार से उसका जुड़ाव धीरे धीरे कम होता गया। आयुष और उसकी माँ ये सब सोचकर और भी ज्यादा परेशान हो जाते हैं। आयुष को यह एहसास होने लगता है कि का करियर बनाने के लिए उसने अपने परिवार, अपने ऑटो और अपनी खुशियों तक की कुर्बानी दी, लेकिन आज वही आशा अपने परिवार से इतनी दूर हो गई थी कि उसने उनके संघर्ष और भावनाओं को पूरी तरह भुला दिया। दूसरे दिन आशा थाने में इंतजार कर रही थी कि आयुष आएगा और कोर्ट से ऑटो छुड़ाने के लिए कागज तैयार करवा कर लाएगा, लेकिन दिन भर इंतजार करने के बाद भी आयुष वहां नहीं पहुंचा। ये देखकर आशा को बेहद गुस्सा आता है। वह गुस्से से भरी हुई सीधा अपने घर जाती है। घर पहुंचते ही आशा देखती है कि उसकी सास अपने बालों की चंपी कर रही है और आयुष पास ही नीचे बैठा हुआ है। वहीं पास में उनका बेटा रोहन खेल रहा था। वह खेल में इतना मग्न था कि किसी का भी ध्यान उसकी तरफ नहीं था। ये देखकर आशा और भी ज्यादा गुस्से में आ जाती है। गुस्से में वह अपने पति और सास पर बरस पड़ती है। तुम लोगों को बच्चे संभालना नहीं आता क्या? इस तरह से बच्चे संभाले जाते हैं? इसे खेल में छोड़कर तुम दोनों आराम से बैठे हो। आशा और उसकी माँ ने आशा का गुस्सा देखा, लेकिन कुछ नहीं कहा। माँ ने धीरे से कहा, बेटी, रोहन अपनी दादी के साथ खुश रहता है और खुद को संभालना भी सीख रहा है, उसे खेलने दे। लेकिन आशा का गुस्सा शांत नहीं हुआ। वह अपने पति की तरफ देखकर बोली, तुम्हें अपनी जिम्मेदारी का एहसास है भी या नहीं? ऑटो छुड़ाने के लिए कागज बनवाने तक नहीं गए, घर और बच्चे की भी कोई फिक्र नहीं है। आखिर ये सब कब तक चलेगा? आयुष, जो अब तक चुप था, धीरे से बोला, आशा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन आज तुम मेरे साथ जैसा व्यवहार कर रही हो उससे मुझे लगता है कि मेरी हर मेहनत बेकार गई। आशा उसकी बात सुनकर चुप हो जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कायम रहता है। वह बिना कुछ और कहे कमरे में चली जाती है। आशा का गुस्सा बढ़ते हुए वह कहती है, अगर इस बच्चे को कुछ हो जाएगा तो कौन जिम्मेदार होगा? तुम्हें इसकी कोई परवाह नहीं? आयुष अपनी पत्नी की तरफ देखकर शांत लहजे में कहता है, तुम ये क्या कह रही हो कि हमें बच्चे संभालने नहीं आते? जब से यह पैदा हुआ है माँ ने ही इसे संभाला है। उन्हें अच्छे से पता है कि बच्चे को कैसे बड़ा करना है। तुम इसके बारे में ना ही बोलो तो अच्छा है। आयुष की यह बात सुनकर आशा और ज्यादा भड़क जाती है। वह गुस्से से कहती है, तुम ऑटो लेने के लिए क्यों नहीं आए? मैंने सारा इंतजाम कर दिया था, फिर भी तुम वहां पर समय पर नहीं पहुंचे। आयुष उसकी बात सुनकर गंभीर स्वर में जवाब देता है, तुम्हें इतनी ही चिंता थी तो उसी दिन थाने में क्यों नहीं कहा कि मेरा ऑटो जब्त मत करो? तुमने कोई कोशिश भी नहीं की यह समझाने कि मैंने कोई गलती नहीं की थी। आज तुम मुझसे सवाल पूछ रही हो, लेकिन उस दिन तुमने खुद कुछ नहीं किया। आयुष की बात सुनकर आशा थोड़ी ठिठक जाती है, लेकिन उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं होता। वह कहती है, मैंने अपनी ड्यूटी निभाई थी और तुम्हें भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए थी। मैं हमेशा हर चीज तुम्हारे लिए नहीं कर सकती। आयुष की माँ, जो अब तक चुप थी, बोल पड़ी, बेटी, जिम्मेदारी निभाने का मतलब दूसरों के साथ इंसाफ करना भी होता है। आयुष ने तुम्हारे लिए अपनी जिंदगी खपा दी, तुमसे एक ऑटो तक की रक्षा नहीं हुई और अब तुम उसी पर इल्जाम लगा रही हो। आशा बिना जवाब दिए वहां से चली जाती है, लेकिन आयुष और उसकी माँ के शब्द उसके दिल में कहीं गहरे उतर चुके थे। आयुष ने आशा की बात सुनते हुए गहरी सांस ली और गंभीर लहजे में कहा, मैंने कोई गुनाह नहीं किया है और तुम भी यह जानती हो। अगर तुम सच में चाहती तो उसी दिन सच का पता लगा सकती थी। तुम बड़ी अधिकारी हो, तुम्हारे पास असलियत जानने का हर जरिया था, लेकिन शायद तुमने सोचा होगा कि मैं तुम्हारी वर्दी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहा हूं। सच कहूं, मुझे तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं थी, पर मैं उम्मीद कर रहा था कि तुम हमारे पुराने संघर्ष को याद करके सच को सामने लाने की कोशिश करोगी। यह सुनकर आशा का गुस्सा और बढ़ गया। वह चिल्लाते हुए बोली, तुम लोग गंवार हो, तुम्हें क्या पता कि ड्यूटी कैसे निभाई जाती है? और तुम मेरे बच्चे को भी ठीक से संभाल नहीं सकते, बस हर समय शिकायत और बहाने बनाते रहते हो। इतना कहकर आशा गुस्से में अपने बेटे रोहन का हाथ पकड़ती है और उसे उसके कमरे में ले जाती है। वहां वह
उसके सारे सामान को पैक करना शुरू कर देती है। जाते जाते वह कहती है, मुझे अब तुम जैसे गंवार के साथ नहीं रहना है। मैं अपनी जिंदगी क्यों बर्बाद करूं तुम लोगों के साथ रहकर। तुम जैसे लोग बस जबान लड़ाने के लिए ही पैदा हुए हो। आयुष उसकी यह बात सुनकर शांत रहता है और गहरी नजरों से देखता हुआ कहता है, ठीक है अगर तुम्हें यही सही लगता है तो वैसा ही करो। मैं तुम्हें रोकने की कोशिश नहीं करूंगा। आशा सामान्य लेकर बाहर जाने लगती है, लेकिन उसका 6 साल का बेटा रोहन बार बार अपनी दादी की तरफ उंगली करके उन्हें इशारा करता है। उसकी मासूम आंखों में सवाल थे, मानो वह अपनी माँ से कहना चाह रहा हो कि वह दादी के पास ही रहना चाहता है, और कह रहा था कि दादी मुझे मम्मी के साथ नहीं जाना, मुझे पापा और तुम्हारे साथ ही रहना है। क्योंकि जो आशा थी उसने कभी भी अपने बच्चे को लाड़ प्यार से नहीं रखा था, वह तो केवल पढ़ाई की और ध्यान दिया करती थी। अब इसके बाद आशा उसका हाथ पकड़कर और उसकी तरफ गुरतेज है जहां पर वह रहा करती है। अब इसके बाद आशा लड़ाई करके वहां से चली गई थी। अब जैसे ही ये बात आशा के माता पिता को पता चलती है तो वह लोग आशा को बहुत खरी खोटी सुनाते हैं, और आशा जो कि अपनी वर्दी के घमंड में थी वह कहती है, मुझसे कोई भी ना रखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। अब इस बात को सुनकर जो उसके माँ बाप हैं वह भी उससे बात करना बिल्कुल बंद कर देते हैं। इधर जो उसका भाई था वह भी कहता है, बहन यह अच्छी बात नहीं है, लेकिन वर्दी के घमंड में वह उसको भी उल्टा सीधा सुना देती है। धीरे धीरे ऐसे ही समय बीतता है। जो आशा है वह अपने बच्चे को घर पर रखा करती है और एक फुल टाइम मेड उसने रख रखी थी बच्चे की देखभाल करने के लिए। तभी एक दिन के समय जो उसकी मेड थी वह बच्चे को लेकर मार्केट आई हुई थी, और इधर उस लड़के की दादी भी वहां पर आई हुई थी कुछ सामान खरीदने के लिए। और जैसे ही वह 9 साल का बच्चा अपनी दादी को देखता है तो अपनी मेड के पास से हटकर सीधा अपनी दादी को जाकर लिपट जाता है। इधर मेड जैसे ही देखती है कि बच्चा कहाँ गया तो वह उसे इधर उधर ढूंढने लगती है। वह दादी के पास आता है, उसकी आंखों में आंसू थे और कहता है, दादी मुझे तुम्हारे साथ रहना है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना। मम्मी तो एक गंदे से अंकल के साथ रहती है और वह लोग मुझे कभी कभी पीट भी दिया करते हैं। अब जैसे ही ये बात उसकी दादी सुनती है तो वह कहती है, बेटा तुम क्या कह रहे हो, मम्मी किस गंदे अंकल के साथ रहती है। तो वह बताता है, गंदे से अंकल मम्मी के घर पर आते हैं और वह पूरा दिन भर भी रहते हैं। कभी कभी जब छुट्टी का टाइम होता है, लेकिन रोज शाम को जरूर से और मम्मी और वह अंकल मुझे पीटते हैं अगर मैं नहीं सोता हूं तो, और उसके बाद मैं सोने का नाटक कर लेता हूं और मम्मी और वह गंदे अंकल घंटों तक बैठकर आपस में बातें करते हैं और जोर जोर से हंसा करते हैं। इन सभी चीजों को देखकर मैं अंदर ही अंदर से बहुत ज्यादा रोता हूं और मुझे अब मम्मी के पास नहीं रहना। इतनी ही देर में आशा की मेल भी वहां पर आ जाती है और उस बच्चे को उस बूढ़ी महिला से बात करते हुए देख एकदम से उसका हाथ पकड़ लेती है। वह मेल उससे खींचने लगती है, लेकिन वह कहता है, मुझे मम्मी के पास नहीं रहना, मुझे दादी और पापा के पास रहना है। उसके बाद दादी उस मेड से कहती है, कोई बात नहीं, तू ऐसा कर, जो भी सामान तुझे खरीदना है वह खरीद ले, मैं इसी के साथ बैठी हुई हूँ। अब इसके बाद दादी का भी बहुत ज्यादा मन था कि वह अपने पोते को अपने साथ ले जाए, लेकिन वह मजबूर थी क्योंकि उस मेड ने उससे कहा था कि मेरी मालकिन ने मुझे सख्त हिदायत दी है कि यह बच्चा उनके पास नहीं जाना चाहिए। अब इस बात को सुनकर दादी अपने पोते को समझाती है और कहती है, बेटा कोई बात नहीं, तुझे अभी अपनी मम्मी के पास ही रहना पड़ेगा और हम लोग किसी दिन आएंगे और तुझे अपने साथ ले जाएंगे। ऐसा कहकर वह उस लड़के को समझाकर उस मेल के साथ भेज देती है। इसके बाद वह अपने घर आ जाती है और उनके दिमाग में वही बातें चल रही थी जो उस छोटे से बच्चे ने उन्हें बताई थी कि उसके बेटे की बहू इस तरह का कृत्य भी कर रही है। अब ये बात आकर वह अपने बेटे को बताना तो नहीं चाहती थी, लेकिन मजबूरन उसे बताना पड़ता है। वह अपने बेटे को पूरी कहानी के बारे में बताती है, कहती है, पोता मिला था और वह ऐसे कह रहा था कि कोई गंदे अंकल हैं, वह उसे पीटा करते हैं। उसके बाद एक दिन छुट्टी का दिन था और छुट्टी के दिन बिना बताए जो आयुष है अपनी माँ के साथ अपनी पत्नी के सरकारी आवाज पर पहुंच जाता है। वहां जाने के बाद जैसे ही डोर बेल बजाता है तो अंदर से आशा निकलती
है जो कि अभी नींद में ही थी। उसने जैसे ही दरवाजा खोला तो एकदम से सकपका जाती है और कहती है तुम लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। अब उसकी इस बात को जैसे ही आयुष और उसकी माँ सुनते हैं तो आयुष की माँ कहती है तुम माँ बेटे से हम माँ बेटे मिलने आ गए क्या, हमने कोई गलत किया। अब इस बात को सुनकर जो आशा है वह एकदम से चुपचाप सी खड़ी रह जाती है। इसके बाद आयुष उस घर के अंदर घुसता है और वह देखता है कि उसके कमरे के अंदर बिस्तर के ऊपर एक नौजवान लड़का लेटा हुआ है और उनका बच्चा दूसरे बिस्तर पर ऐसे ही पड़ा हुआ है। अब इन सभी चीजों को देखने के बाद आयुष को बड़ा गुस्सा आता है और वह एकदम से एक जोरदार छांटा अपनी पत्नी को जड़ देता है। जैसे ही आशा को एक छांटा लगता है तो वह लड़का खड़ा होता है और कहता है कौन है ये बदतमीज जो यहाँ पर आकर तुझे छांटा मार रहा है। उस बाद आशा एकदम से उस व्यक्ति से कहती है यही तो है मेरा निकम्मा गवार पति। अब इस बात को जैसे ही आयुष सुनता है उसे और भी ज्यादा गुस्सा आता है। गुस्से के मारे उसका शरीर कंपन करने लगता है, लेकिन उसकी मां ने उसे समझा रखा था कि बेटा इस तरह से नहीं किया करते। ये पहला चांटा तो उसने ऐसे ही मार दिया था क्योंकि वह भावनाओं में बह गया था। अब इसके बाद वह जाता है और अपने बेटे को अपनी गोद में उठाता है और कहता है अच्छा तो इसीलिए तुम यहाँ पर रहा करती थी। दरअसल जो और व्यक्ति था जिस अंकल के बारे में उनका लड़का बात कर रहा था वह और कोई नहीं आशा का सीनियर था जो ट्रेनिंग के दिनों से ही आशा के साथ अवैध प्रेम प्रसंग में था। अब इसके बाद जब सारा भेद खुल ही गया था तो आशा भी कहती है चलो ठीक है ये तो अच्छा हुआ जो तुम लोगों ने आकर अपने आप ही देख लिया। वह कहती है मुझे तुम जैसे गंवार से कोई रिश्ता नहीं रखना और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना। इसके बाद आयुष अपने बच्चे को लेकर वहां से जाने लगता है और उसकी माँ भी पीछे मुड़कर जाने लगती है। तभी आशा एकदम से आयुष को रोकती है और कहती है जाते जाते इस काम को और कर जाओ, मैंने डिवोर्स के पेपर पहले ही तैयार कर रखे हैं और इस पर साइन भी कर दो। इसके बाद आयुष उन पेपरों पर साइन कर देता है और वहां से अपने बच्चे को लेकर चला जाता है। वह घर जाकर एक कमरे के अंदर बैठे हुए थे। उसने आशा को डिवोर्स दे दिया था। डिवोर्स भी उनका लगभग कंप्लीट ही हो गया था क्योंकि आशा ने पहले से ही डिवोर्स के पेपर बनवा रखे थे। अब कुछ दिनों तक उनका केस चलेगा और केस चलने के बाद उन दोनों का डिवोर्स हो जाएगा। अब आयुष घर के अंदर बैठा है, उधर उसकी माँ बैठी हुई है और वह सोच रही है कि किस तरह से बेटे की गृहस्थी को अच्छी तरह से चलाया जाए। अब उसके बाद आयुष की माँ पुरानी संदूक को खोलने लगती है और उसमें ढूंढने लगती है कि शायद ऐसा कुछ मिल जाए जिससे फिलहाल कुछ थोड़ा बहुत काम करने के लिए हमें मदद मिल सके। ढूंढते ढूंढते संदूक के सबसे नीचे उसे एक पेपर मिलता है जो जमीन का था। इसके बाद वह उस पेपर को आयुष को दिखाते हुए कहती है बेटा देखो यह क्या चीज है। उसके बाद आयुष उस पेपर को पढ़ता है और उस जगह के बारे में जब पता चलता है तो वह जमीन कई करोड़ रुपए की थी। अब जैसे ही वह जमीन के बारे में उन्हें पता चलता है तो वह लोग उस जमीन को बेचते हैं और उससे करोड़ों रुपए उन्हें मिल जाते हैं। अब करोड़ों रुपए उनके पास आ गए थे। अच्छा सा घर बनाते हैं और जो आयुष था वह पढ़ाई में काफी ज्यादा होशियार था, लेकिन अपनी पत्नी की पढ़ाई के लिए उसने अपनी पढ़ाई को दांव पर लगा दिया था। पत्नी की पढ़ाई करवाने के लिए उसने अपनी पढ़ाई छोड़ दी थी और वह ऑटो चलाकर अपने घर का भरण पोषण किया करता था और अपनी पत्नी को ही पढ़ाया लिखाया करता था। फिर वह फैसला करता है कि अब वह भी अच्छी तरह से पढ़ाई करेगा और दोबारा से एक अच्छे मुकाम को हासिल करेगा। इसके बाद आयुष अपनी पढ़ाई को फिर से चालू कर लेता है। इधर उसकी जो माँ थी वह भी घर के अंदर अचार और पापड़ बनाने का बिजनेस शुरू कर देती है और जो उसकी पोते की मेड थी जिसे उसकी पत्नी आशा ने रखा था उसे मेड को बुलाकर उस घर के अंदर उस बिजनेस को अच्छी तरह से चलाने लगती है। धीरे धीरे वह लोग मेहनत करते हैं और उनका बिजनेस अच्छी तरह से चलने लगता है। पैसे भी उनके पास अच्छे खासे होते हैं और उनका बिजनेस भी चलने लगता है। अब आयुष को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, उसे कमाने की भी कोई दिक्कत नहीं है और वह अच्छी तरह से अपनी पढ़ाई पर फोकस करता है। फोकस करने के बाद लगभग 2 साल के बाद उसका सिलेक्शन एसपी के पद पर हो जाता है। अब जैसे ही आयुष एसपी बना तो खबरों में उसका ही नाम छाने लगा। कोई कहता ऑटो वाला एसपी बन गया। उसने मेहनत की, बहुत सारे लोग इंटरव्यू लेने के
लिए उसके घर आने लगे और उसका अच्छे से इंटरव्यू लिया करते थे। अब एसपी बनने के बाद वह उसी एरिया में अपनी पोस्टिंग करवा लेता है जहां पर उसकी पत्नी आशा की पोस्टिंग थी और वहीं पर रहकर अपनी ड्यूटी करने लगता है। इधर जो आशा थी वह अपने सीनियर अधिकारी से अवैध प्रेम प्रसंग में थी। सीनियर अधिकारी ने उसका एक वीडियो बना लिया था जिसमें वह रिश्वत लेती हुई नजर आ रही थी। अब उसे बहुत ज्यादा टॉर्चर किया जाने लगा और बहुत परेशान किया जाने लगा। उसे अपनी उस समय की याद आने लगी जब उसका पति ऑटो चलाकर उसकी पढ़ाई का खर्चा उठाता था, लेकिन अब वह करे भी तो क्या करे, क्योंकि उसने अपने पति को पहले ही तलाक दे दिया था। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ आशा की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाती है। जिस व्यक्ति के चुंगल में वह फांसी हुई थी उसने पहले ही शादी कर रखी थी और उसके 2 बच्चे थे। जब ये बात आशा को पता चलती है तो वह कुछ कह पाती इससे पहले वह व्यक्ति उसे धमकी दे देता है, मैंने तुम्हारा वीडियो बना रखा है, अगर तुमने मुझसे कुछ कहा तो तुम्हारी पोस्ट भी चली जाएगी और साथ ही तुम दुनिया में मुंह दिखाने लायक नहीं रहोगी। इस डर के कारण आशा उससे कुछ नहीं कहती है। वह खाना पना छोड़ देती है, अच्छे कपड़े पहनना छोड़ देती है और उस व्यक्ति ने उसे फोन रखने से भी मना किया था। अब जिस थाने में आशा नियुक्त थी वहां एसपी साहब के स्वागत के लिए एक पार्टी रखी जानी थी और उसमें आशा से भी राय मांगी जाती है तो वह हामी भर लेती है और कहती है ठीक है आप ऐसा करो, पार्टी देना अच्छी बात रहेगी। इसके बाद अगले दिन पार्टी का आयोजन किया जाता है और पार्टी में एक स्टेज बनाया जाता है। उस स्टेज पर 2 शब्द कहने के लिए आशा को बुलाया जाता है, लेकिन आशा मायूसी के साथ उस स्टेज पर चढ़ती है तो एकदम से उसे चक्कर आ जाते हैं और वह बेहोश होकर गिर जाती है। उसके बाद आशा को उठाकर हॉस्पिटल पहुंचाया जाता है। अब आयुष देखता है कि यह वही आशा है जो कुछ दिन पहले इतनी घमंड में रहा करती थी। आज उसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी क्योंकि वह सूखकर तिनका हो गई थी, ना ही वह अच्छे से खाती थी और दिन रात उसे उसी वीडियो की चिंता सताती रहती थी। वह पैसों के चक्कर में इधर उधर से रिश्वत लिया करती थी और उसी के साथी ने उसका वीडियो बना लिया था और बार बार उसे वायरल करने की धमकी देता था। अब वह जैसा चाहे उसे वैसे ही रखता था और इसी तरह से उसके दिन बीत रहे थे। हॉस्पिटल में डॉक्टर साहब कहते हैं कि कमजोरी के कारण उसकी हालत बिगड़ी है। जब आयुष इस बात को सुनता है तो वह हैरान हो जाता है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है कि एक डीएसपी को ऐसी क्या कमजोरी हो गई, उसके पास इतने पैसे भी नहीं बचते कि वह अच्छे से अपने खाने पीने का ध्यान रख सके। अब इसके बाद आयुष अपने कार्य को करने में लग जाता है और धीरे धीरे आशा बार बार सोचा करती कि वह कभी ना कभी आयुष से मिलेगी और पूरी बात के बारे में उससे बताएगी। इसी तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं। एक दिन आशा मार्केट में जा रही थी, तभी उसे उसकी सास मिलती है। वह एकदम से उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है और कहती है, माँ जी आप कैसी हो। तभी उसकी सास एकदम से कहती है, कौन हो बेटी, तुम इस तरह से मुझे माँ जी क्यों कह रही हो। फिर आशा कहती है, माँ जी मैं आशा हूँ, आपने मुझे पहचाना नहीं, क्योंकि उसकी सास ने अभी चश्मा नहीं पहना था और बिना चश्मे के उसे अच्छी तरह से दिखाई नहीं देता था। आशा की शक्ल बिल्कुल बदल चुकी थी, कम खाने की वजह से और उसकी बुरी हालत की वजह से। तो उसकी सास कहती है, मैंने तुझे नहीं पहचाना और पहचान कर भी तुझे क्या फायदा, तूने मेरे बेटे को इस तरह से ठुकरा दिया। अब आशा की सास का बिजनेस भी अच्छी तरह से चल रहा था और वह मार्केट में अपने बिजनेस से संबंधित सामान लेने के लिए आई थी। जब उसने आशा को देखा तो वह उसे पहचान नहीं पाए और दुत्कारते हुए वहां से भगा देती है। आशा उसके पैरों में पड़ जाती है और कहती है, माँ जी मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आयुष से कह दीजिए मुझे दोबारा से अपना लेंगे, मुझे माफ कर दीजिए। उसकी सास कहती है, बेटी तूने जो किया है उसका फल तो तुझे भुगतना पड़ेगा। ऐसा कहकर वह उसे दूर हटाते हुए अपने काम को करने के लिए चली जाती है। धीरे धीरे कुछ दिन और बीत जाते हैं। अब आशा उन सभी चीजों से बहुत ज्यादा दुखी हो गई थी। एक दिन वह उस व्यक्ति के पास जाती है जिसके चुंगल में वह फंसी हुई थी और उससे कहती है, चाहे तू इस वीडियो को वायरल कर दे या फिर मेरी जान ले ले, मैं अब तुम्हारे पास नहीं रहूंगी। ऐसा कहकर वह वहां से भाग कर आयुष के घर पर आ जाती है और दरवाजा खटखटा आती
है आयुष जैसे ही अंदर से दरवाजा खोलता है तो देखता है कि उसकी पूर्व पत्नी आशा उसके सामने खड़ी है, जो भी बुरी स्थिति में थी। वह आयुष से कहता है, हाँ जी, आप किससे मिलना चाहती हैं? तब आशा कहती है, आयुष, मैं आशा हूँ, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ और तुम्हारा बच्चा मेरे पास है। आयुष जवाब देता है, इस बच्चे के लिए तो मैंने पहले ही तुम्हें तलाक दे दिया है, इस बच्चे को मेरे पास ही रहना है। मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो?